हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बाबू, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स का तीसरा नंबर चैप्टर, जो कि है बल तथा गति के नियम। आपके फिजिक्स में टोटल 6 चैप्टर है, जिसमें हम लोग तीसरा नंबर चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं। इसके बाद 3 चैप्टर और बच जाएगा, जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। हम लोग फिलहाल अभी पढ़ रहे हैं बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिसमें सुबह में हम आप लोगों को बल के बारे में बताए थे। ठीक है ना, सुबह वाली क्लास में हम आप लोगों को बल के बारे में, फोर्स के बारे में बताए थे। आप लोग बताइए कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, हम जानेंगे। अगर आप इसका जवाब देंगे तो हम समझेंगे कि कम से कम थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आप लोग रिवाइज करते हैं। बताओ बाबू, बल का एसआई मात्रक बता दीजिए और बल का सीजीएस मात्रक बता दीजिए। दोनों आपको बताना है, फटाफट से बताइए। बल का एसआई मात्रक क्या होता है और बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, जल्दी जल्दी से बताओ। आपको हम सुबह सुबह में ही बताए थे बाबू बल के बारे में, कि बल का एसआई मात्रक क्या बताए थे। हम आपको बताए थे कि बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बताए थे ना, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और हम आपको बताए थे सीजीएस मात्रक के बारे में, कि बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। बताए थे ना, ये सब कुछ हम आपको पिछली क्लास में ही बता दिए थे। अच्छा, बल के प्रकार बताए थे, लगभग हम आपको बल के 9 प्रकार बताए थे बाबू। बल के 9 प्रकार बताए थे, जिसमें हम आप लोगों को बताए थे संतुलित बल के बारे में, असंतुलित बल के बारे में। ये सब हम आपको सुबह में बताए थे, ठीक है ना। संतुलित बल, असंतुलित बल, संपर्क बल या स्पर्श बल, असंपर्क बल या अस्पर्श बल, गुरुत्व बल के बारे में बताए थे, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताए थे, घर्षण बल के बारे में बताए थे, पेशीय बल के बारे में बताए थे, और उसके बाद परिणामी बल के बारे में बताए थे। ये सब हम आपको बता दिए थे। आज और अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गैलीलियो के प्रयोग। ये जो आप देख रहे हैं व्यक्ति, ये व्यक्ति कौन है? गैलीलियो साहब हैं। ये व्यक्ति जिनका फोटो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये व्यक्ति हैं बाबू गैलीलियो, गैलीलियो गैलीली। ठीक है ना, गैलीलियो गैलीली। जड़त्व के नियम का खोज इन्होंने ही किया था, और साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारा और भी नियम दिया। ठीक है ना, अरस्तु के नियम का खंडन भी किया है इन्होंने। तो सब कुछ हम लोग आज इस क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ गैलीलियो गैलीली के बारे में, और अगली क्लास में फिर हम लोग न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलो बाबू, अभी हम लोग पढ़ते हैं गैलीलियो गैलीली साहब के बारे में। किनके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे? गैलीलियो गैलीली। कोई बच्चे बता सकते हैं कि गैलीलियो गैलीली का जन्म कहाँ हुआ था? कोई बच्चे बताइए, गैलीलियो गैलीली का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत बड़े भौतिक वैज्ञानिक थे, भौतिक विज्ञान शास्त्री थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, खगोलविद भी थे। तो आज ना हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे किनके बारे में? गैलीलियो गैलीली के बारे में। पूरा नाम क्या है बाबू? ध्यान रखिएगा, गैलीलियो गैलीली। ठीक है ना, चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गैलीलियो गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली के बारे में पढ़ेंगे। गैलीलियो गैलीली, ओके। किनके बारे में पढ़ेंगे? गैलीलियो गैलीली के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, आप सभी बच्चे तैयार हो जाइए गैलीलियो गैलीली के बारे में पढ़ने के लिए। गैलीलियो गैलीली के बारे में पहले बता देते हैं कि इन्होंने कौन सा नियम दिया। ठीक है ना, या तो चलिए पहले इनके जीवन के बारे में बताते हैं। गैलीलियो गैलीली के जीवन के बारे में बताते हैं। इनका जन्म हुआ इटली में। इनका जन्म कहाँ हुआ बाबू? गैलीलियो गैलीली साहब का जन्म कहाँ हुआ? तो ध्यान रखिएगा, इनका जन्म हुआ है इटली में। इनका जन्म कहाँ हुआ है? इटली में इनका जन्म हुआ है। क्लियर? गैलीलियो गैलीली का जो जन्म हुआ है वो कहाँ में हुआ है? इटली में हुआ है। ध्यान रखिएगा, गैलीलियो गैलीली का जो जन्म हुआ है वो कहाँ में हुआ है? इटली में हुआ है। और इटली में एक जगह है पीसा। इटली में एक जगह है पीसा। तो पीसा नाम पर ही, ये पीसा नामक जगह पर ही गैलीलियो गैलीली का जन्म हुआ। जन्म हुआ 15 फरवरी 1564 को। कब जन्म हुआ है बाबू? ध्यान रखिएगा, जन्म हुआ है इनका 15 फरवरी
15 फरवरी 1564 को जन्म हुआ। गैलीलियो गैलीली साहब, यानी कि इनका जन्म जो हुआ 1564 ईस्वी में हुआ। 15 फरवरी 1564 ईस्वी में गैलीलियो गैलीली साहब का जन्म हुआ। ये गैलीलियो गैलीली क्या थे बाबू? तो ध्यान रखिएगा, भौतिक विज्ञानी। ये भौतिक विज्ञानी थे। क्या थे? ध्यान रखिएगा, भौतिक विज्ञानी। ये क्या थे बाबू? भौतिक विज्ञानी थे, यानी कि भौतिक विज्ञानी, यानी फिजिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता। ठीक है ना, फिजिक्स के यानी भौतिक विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता थे, इसलिए इनको बोला गया भौतिक विज्ञानी। ठीक है ना, क्या बोला गया? भौतिक विज्ञानी बोला गया। ध्यान रखिएगा। हालांकि इनके पिताजी भी महान भौतिक वैज्ञानिक थे। अगर इनके पिताजी के बारे में बात किया जाए, गैलीलियो गैलीली के पिताजी के बारे में बात किया जाए, इनके पिताजी के बारे में याद रखिएगा कि इनके पिताजी भी महान भौतिक वैज्ञानिक थे। महान भौतिक वैज्ञानिक थे। महान भौतिक वैज्ञानिक, यानी गैलीलियो गैलीली के पिताजी भी महान भौतिक वैज्ञानिक थे। और इतना ही नहीं, गणितज्ञ भी थे। गणितज्ञ भी थे, महान वैज्ञानिक भी थे और गणितज्ञ भी थे। याद रहेगा? जवाब बताओ बाबू, जवाब बताइए जल्दी से। इनके पिताजी गणितज्ञ भी थे। याद रहेगा ना? ध्यान रखना आप लोग। यानी गैलीलियो गैलीली के जो पिताजी थे वो महान गणितज्ञ भी थे। ठीक है, यस, ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ, गैलीलियो गैलीली के जन्म के बारे में हम आपको तो बता दिए, लेकिन अब इनके मृत्यु के बारे में भी बता ही देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इनका मृत्यु कब हुआ? कोई बच्चे बता सकते हैं? गैलीलियो गैलीली का मृत्यु कब हुआ है? कोई बच्चे बताइए। आज सिर्फ इनके बारे में ही पढ़ाएंगे और इनके प्रयोग के बारे में पढ़ाएंगे, चूंकि ये पढ़ना है और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम लोग ना सिर्फ इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनके प्रयोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से सब बच्चे बताइए जल्दी जल्दी से। इनका मृत्यु हुआ 8 जनवरी 1642 को। कब मृत्यु हुआ? मृत्यु हुआ है 8 जनवरी 1642। इनका मृत्यु हुआ 8 जनवरी 1642 को। क्लियर? इनका मृत्यु कब हुआ? मृत्यु हुआ है 8 जनवरी 1642 ईस्वी को। समझ में आ रहा है? इनका मृत्यु कब हुआ? जवाब बताइए। इनका मृत्यु हुआ 8 जनवरी 1642 ईस्वी को। तो इतना आप लोग गैलीलियो गैलीली के बारे में ध्यान रखिएगा। अब चलिए इनके द्वारा जो प्रयोग किया गया, अब हम लोग उस प्रयोग को समझते हैं। ठीक है ना? अब हम लोग उस प्रयोग को समझते हैं। देखो बाबू, इनके द्वारा 2-3 प्रयोग किया गया था। ठीक है ना? इनके द्वारा 2-3 प्रयोग किया गया जो आपके किताब में दिया गया है। क्या क्या प्रयोग किया गया चलिए बताते हैं। अच्छा, आप लोग कभी पार्क में झूला झूलने के लिए गए हैं? सरकारी स्कूल में आप लोग जाते होंगे तो एक झूला इस प्रकार का लगा हुआ रहता है कि भाई इधर से आप लोगों को झूला पर चढ़ना है और इधर से सरकना है। कभी ऐसा झूला झूले हैं कि इधर से सरकने वाला बनाया जाता है और इधर से सीढ़ी टाइप का बना दिया जाता है ताकि इधर से चढ़िए और इधर से सरकिए। ऐसा झूला तो जरूर झूले होंगे आप लोग। इस प्रकार का झूला झूले हैं ना कि इधर से सीढ़ी चढ़िए और यहाँ पर बैठ के सरक जाइए ऐसे। इस प्रकार का झूला तो आप लोग अपने सरकारी स्कूल में जरूर झूले होंगे। समझ में आ रहा है ना? ध्यान रखिएगा। तो गैलीलियो गैलीली भी इसी प्रकार का कुछ प्रयोग किए। ठीक है? गैलीलियो गैलीली भी इसी प्रकार का कुछ प्रयोग किए और गैलीलियो गैलीली ने बताया, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ठीक है। गैलीलियो गैलीली ने बताया, उनसे पहले अरस्तु ने बताया था। अरस्तु का भी नाम आप लोग सुने होंगे। अरस्तु ने कहा था कि किसी भी वस्तु को विराम में रहने की आदत होती है। अरस्तु ने यह बताया था। ठीक है ना सर? हमारे सरकारी स्कूल में ये झूला नहीं है। अच्छी बात है भाई, ठीक है ना? है? तो अरस्तु ने कहा था कि कोई भी वस्तु, अरस्तु ने कहा था कि किसी भी वस्तु को विराम की अवस्था में रहने की प्रवृत्ति होती है।
ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अरस्तु का पहले आप लोग ध्यान रखिएगा। अरस्तु ने कहा कि किसी भी वस्तु को विराम में रहने की प्रवृत्ति होती है। किसी भी वस्तु को विराम में रहने की प्रवृत्ति होती है। विराम में रहने की प्रवृत्ति होती है। अरस्तु बोले थे कि चाहे कोई भी वस्तु हो, उसे विराम में रहने की प्रवृत्ति होती है। समझ में आ रहा है ना। अरस्तु ने कहा कि कोई भी वस्तु हो, ध्यान रखिएगा, उसे विराम में रहने की प्रवृत्ति होती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। यानी कि अगर ये वस्तु यहां पर रखा हुआ है तो यहीं पर ये रखले रहेगा। ये वस्तु अगर यहां पर रखा हुआ है ना तो यहीं पर रखल रहेगा, ना यहां से आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। ठीक है ना, ये कहे थे अरस्तु। लेकिन इस गति के नियम का खंडन किए गैलीलियो गैलीली साहब। समझ में आ रहा है ना। इसका खंडन कौन किए? गैलीलियो गैलीली साहब। गैलीलियो गैलीली साहब ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। गैलीलियो गैलीली साहब ने क्या कहा कि भाई इस तरीके से दो वो चित्र बनाए और यहां पर बैलून को रखे, बॉल को रखे, गेंद को। ये गेंद जो था ना वो नीचे की ओर सरकाए। जब ये गेंद नीचे की ओर सरका तो बाबू ये गेंद ना सरक करके आगे तक गया। यानी कि जब ये ऊपर से नीचे की ओर सरक रहा था तो इसका गति ज्यादा था, इसका गति ज्यादा था। अब गैलीलियो गैलीली साहब क्या किए कि एक बॉल को नीचे से ऊपर की ओर सरकाए, नीचे से ऊपर की ओर सरकाए, और जब नीचे से ऊपर की ओर सरकाए तो इसका गति कम था। जब नीचे से ऊपर की ओर सरकाए तो उसका गति कम था। ठीक है। और एक बॉल को वो बराबर समतल पर सरकाए, एक बॉल को वो बराबर समतल पर सरकाए तो उसका गति बराबर था, नीचे की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका स्पीड घट रहा था घर्षण के कारण। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो बाबू ये गैलीलियो गैलीली साहब का प्रयोग था। अच्छा, दूसरा प्रयोग वो क्या किए? दूसरा प्रयोग वो क्या करते हैं, जरा सुनिएगा ध्यान से। गैलीलियो गैलीली साहब ने दूसरा प्रयोग क्या किया कि इस तरीके का एक चित्र लिया, इस तरीके का एक संरचना लिया और एक दूसरा संरचना इधर ले लिया। ठीक है ना, एक दूसरा संरचना इधर लिया। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिएगा। एक दूसरा संरचना इधर लिए। अब क्या किए कि इस बॉल को यहां से यहां तक सरकाए। ये बॉल यहां पर आया, ये बॉल कहां पर आया? यहां पर आया। यहां के बाद से ये बॉल धीरे से ऊपर चढ़ा और यहां तक अंतिम जाकर के रुक गया। यानी कि जब बॉल को यहां से लुढ़काया गया तो ये बॉल यहां तक आया और यहां के बाद यहां तक जाकर के रुक गया। क्लियर? समझिएगा जरा ध्यान से। समझ में आ रहा है ना। ये बॉल जो है यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया और ये ऊपर की ओर बाबू इधर आकर के यहां पर रुक गया। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुन रहे हैं ना क्या हम बोल रहे हैं? ध्यान से सुनाई पड़ रहा है। गैलीलियो गैलीली साहब क्या किए, इस बॉल को सरकाए और इस बॉल को जब यहां से ऐसे सरकाया ना तो ये बॉल यहां आया, यहां आने के बाद ये बॉल यहां तक गया। जब तेजी में इस बॉल को यहां से यहां गिराया जाएगा तो कुछ दूर तो आगे बढ़ेगा ना। तो ये बॉल क्या हुआ कि बाबू यहां से यहां आया और यहां से आने के बाद कुछ दूर तक ये आगे बढ़ा। ये गैलीलियो गैलीली साहब का पहला प्रयोग था। अब फिर वो दोबारा में क्या किए, अब वो दोबारा में क्या करते हैं कि ये जो ढालू जो ऐसे था ना इसको और थोड़ा कम ढालू बनाए। सुनिएगा जरा ध्यान से। ये जो ढालू इस तरीके से था इसको वो थोड़ा सा और कम ढालू बनाए। यानी कि अब वो क्या करते हैं, इस तरीके से कम ढालू बनाते हैं ऐसे। अब चूंकि बाबू जब कम ढालू है तो ऐसे में ये बॉल जब यहां से लुढ़केगा तो ये बॉल यहां से लुढ़केगा ना तो ये ज्यादा ऊपर तक जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ये बॉल जब यहां से लुढ़का, ये बॉल जब यहां से लुढ़का तो ये ज्यादा ऊपर तक गया। क्यों? क्योंकि इसका ढुलाव कम था, क्योंकि इसका ढुलकाव कम था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्या हुआ कि गैलीलियो गैलीली साहब क्या किए कि ये ढुलाव हटा ही दिए एकदम। ये जो ढलाव क्षेत्र था ना इसको हटा दिए, हटा करके अब इसको बराबर भाग कर दिए। क्या कर दिए? बराबर ऐसे कर दिए। तब गैलीलियो गैलीली साहब क्या देखते हैं कि भाई अब ये बॉल लुढ़कता है और लुढ़क करके ऐसे सीधे आगे बढ़ते चला जाता है।
समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से गैलीलियो गैलीली साहब अलग अलग प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, इस तरीके से गैलीलियो गैलीली साहब अलग 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 क्या कर रहे थे? प्रयोग कर रहे थे। समझ में आ रहा है ना? तो गैलीलियो गैलीली का प्रयोग यही है, गैलीलियो गैलीली साहब का जो प्रयोग है यही है बाबू। तो इस आधार पर उन्होंने बताया कि भाई जब तक गतिशील वस्तु पर कोई बल कार्य न करे, गतिशील वस्तु है, चूंकि बल जब बॉल यहां से लुढ़केगा तो यह एक गतिशील वस्तु है, तो जब तक गतिशील वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य न करे वह निरंतर गतिशील ही रहेगा। वह क्या रहेगा? निरंतर गतिशील। अब चूंकि बल्ब जो ये जो बॉल है यहां से जब लुढ़कता है ना तो कुछ दूर तक धीरे 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 जाकर के यहां पर बल्ब रुक जाता है, यहां पर बॉल क्या होता है? रुक जाता है। काहे भाई? काहे कि घर्षण के कारण इसका गति जो है ना वो धीरे धीरे घटते चला गया। घर्षण के कारण उसका गति क्या हुआ? धीरे 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 घटते चला गया। ठीक है ना? यानी कि घर्षण बल के कारण वो रुक जाता है। तो गैलीलियो गैलीली साहब ने बताया कि गतिशील वस्तु पर जब तक कोई बाहरी बल कार्य न करे वह निरंतर चलता ही जाता है, गतिशील रहेगा, लेकिन घर्षण के कारण, वायु के कारण वो रुक जाता है। समझ में आया प्रयोग? कितने बच्चों को समझ में आया? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ भाई, कितने बच्चों को समझ में आया? फटाफट से बताइए कितने बच्चों को समझ में आया ये वाला प्रयोग है? जल्दी से बताइए। आई अंडरस्टैंड सर, यस सर, सी, अरे वाह, कंसेप्ट क्लियर, क्या बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है, ठीक है ना? फ्रिक्शन हो रहा है, बोले तो बाबू घर्षण हो रहा है। क्लियर हुआ? चलिए, हाँ, तो कोई भी वस्तु जो है ना, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी वस्तु जो है वो अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। अगर कोई वस्तु गति में है तो वो चाहता है कि हम गति में ही रहें। अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वो चाहता है कि हम विराम की अवस्था में ही रहें। यानी कि कोई भी वस्तु अपने अवस्था को बनाए रखना चाहता है, और इसी को प्यारे बच्चों जड़त्व कहा जाता है। ठीक है ना? इसी को क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जड़त्व के बारे में। किसके बारे में? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जड़त्व के बारे में। जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? क्लियर? हाँ, अच्छा, गैलीलियो गैलीली से ही मिलता जुलता एक प्रयोग नियम का भी है, जबकि नियम ने ये न्यूटन का भी प्रयोग है बाबू, ठीक है ना? न्यूटन का प्रयोग, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का पहला गति नियम, न्यूटन का पहला गति नियम, न्यूटन का पहला गति नियम भी तो यही कहता है। न्यूटन का जो पहला गति नियम है वो भी तो यही कह रहा है ना। समझिएगा, न्यूटन का पहला गति नियम क्या कहता है? न्यूटन का जो पहला गति नियम है वो क्या कहता है? न्यूटन का पहला गति नियम भी तो यही कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखेगा जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। कोई भी वस्तु अपनी अवस्था यानी गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था को, और विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था को बनाए रखेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। तो लिखेंगे न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहता है? न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहता है? तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, लिखेंगे इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार, यानी कि न्यूटन के पहले गति नियम के अनुसार कोई भी वस्तु इस नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपने अवस्था, चाहे वो गति अवस्था हो या तो फिर विराम अवस्था हो, ठीक है ना? कोई भी वस्तु अपने अवस्था को क्या चाहता है? बनाए रखना चाहता है, ठीक है ना? कोई भी वस्तु अपने अवस्था को बनाए रखना चाहता है, बनाए रखना
चाहता है जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे, बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। जब तक कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करेगा तब तक वह अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। क्लियर हुआ? जब तक कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करेगा तब तक वह अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। कौन? कोई भी वस्तु। समझ में आ गया ना? ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है, अगर मान लिया जाए कि इस कलम को हम गति की अवस्था में ऐसे करके डाल देते हैं गति की अवस्था में, तो ये चाहेगा कि हम गति की अवस्था में रहें, लेकिन अगर विराम में है तो चाहेगा कि हम विराम की अवस्था में ही रहे, जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। यानी कि जब तक कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है तब तक कोई वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। यह न्यूटन का गति का पहला नियम है, जबकि इसी से मिलता जुलता नियम क्या है? ध्यान रखिएगा, गैलीलियो का भी नियम है। तो न्यूटन के गति का जो पहला नियम है उसे गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहते हैं। ठीक है ना? इस नियम को ध्यान रखिएगा, इस नियम को गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहते हैं। इस नियम को गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहते हैं। जड़त्व नियम भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं गैलीलियो का जड़त्व नियम। गैलीलियो के सम्मान में कहा जाता है, इस नियम को गैलीलियो का जड़त्व नियम कहते हैं। क्लियर हुआ बाबू? अब बात करते हैं कि जड़त्व क्या है। बताइए, जड़त्व क्या है? जड़त्व कोई वस्तु अपने आंतरिक प्रवृत्ति के कारण अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है, तो इसे जड़त्व कहते हैं। अब बाबू लिखेंगे आगे कि जड़त्व किसे कहते हैं। लिखेंगे हम लोग कि जड़त्व किसे कहते हैं। क्वेश्चन है, जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व किसे कहते हैं? तो जड़त्व किसे कहते हैं? तो लिखेंगे कोई वस्तु अपने आंतरिक प्रवृत्ति के कारण, कोई वस्तु की वह आंतरिक प्रवृत्ति जिसके कारण, लिखेंगे कोई वस्तु की वह आंतरिक प्रवृत्ति, कोई वस्तु की वह आंतरिक प्रवृत्ति, कोई वस्तु की वह आंतरिक प्रवृत्ति जिसके कारण वह अपनी अवस्था को, जिसके कारण वह अपनी अवस्था को बनाए रखता है। समझ में आ रहा है? किसी वस्तु की वह आंतरिक प्रवृत्ति जिसके कारण वह अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है, जड़त्व कहलाता है। किसी अवस्था को बनाए रखना चाहता है, उसे जड़त्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। उसे जड़त्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। किसी भी वस्तु का वह स्थिति जिसके कारण वह अपने आंतरिक अवस्था को, किसी वस्तु की वह आंतरिक प्रवृत्ति जिसके कारण वह अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है, उसे जड़त्व कहते हैं। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के जड़त्व होते हैं। 3 प्रकार के, ध्यान रखिएगा। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला होता है गति जड़त्व, दूसरा होता है विराम जड़त्व,
दूसरा होता है विराम जड़त्व और तीसरा होता है दिशा जड़त्व। दिशा जड़त्व, 3 गो होता है जड़त्व बाबू। पहला होता है गति जड़त्व, दूसरा होता है विराम जड़त्व और तीसरा होता है ये दिशा जड़त्व। लेकिन ये जो दिशा जड़त्व हम लोग देख रहे हैं ये 9वीं क्लास में नहीं पढ़ना है। 9वीं में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। जब 12वीं क्लास में जाइएगा ना तो ये सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन फिलहाल हम लोग गति जड़त्व और विराम जड़त्व तो पढ़ेंगे ना। फिलहाल हम लोग गति जड़त्व और विराम जड़त्व को तो पढ़ेंगे। तो बाबू गति जड़त्व किसे कहते हैं और विराम जड़त्व किसे कहते हैं देखेंगे, ठीक है ना। अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो चाहता है कि हम विराम में ही रहे, इसी को कहते हैं विराम जड़त्व। और अगर कोई वस्तु गति में है तो वो चाहता है कि हम हमेशा गति में ही रहे, इसको कहते हैं गति जड़त्व। समझ में आ रहा है। अगर कोई वस्तु गति में है तो चाहता है कि हम गति में रहें, और अगर कोई वस्तु विराम में है तो चाहता है कि हम विराम में रहें। तो जो वस्तु गति में है, किसी वस्तु की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहता है। पहला लिखिए गति जड़त्व। गति जड़त्व किसे कहते हैं? गति जड़त्व किसे कहते हैं? गति जड़त्व किसे कहते हैं? लिखेंगे किसी वस्तु का वह आंतरिक प्रवृत्ति, किसी वस्तु की वह प्रवृत्ति, किसी वस्तु की वह प्रवृत्ति, किसी वस्तु की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह अपने गति की अवस्था को बनाए रखना चाहता है, ठीक है ना। गति अवस्था को बनाए रखना चाहता है जिसके कारण वह अपने गति की अवस्था को बनाए रखना चाहता है। गति की अवस्था को बनाए रखना चाहता है, उसे गति जड़त्व कहते हैं। उसे गति जड़त्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गति जड़त्व कहते हैं। अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो चाहता है कि हम गति की अवस्था में ही रहें, इसी को कहते हैं गति जड़त्व। और अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में, सुनिएगा, दूसरा होता है बाबू विराम जड़त्व। दूसरा होता है विराम जड़त्व। क्या है विराम जड़त्व? क्या है? तो लिखेंगे जैसे इसमें हम लोगों ने लिखा ना कि किसी वस्तु की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह अपने, यहां पर कुछ ना करिए, यहां पर ना कुछ ना करिए, यहां पर इसको कॉपी करते हैं और इसको हम बदल देते हैं थोड़ा सा। यहां पर गति जड़त्व के जगह पर बस हम लोग यहां पर कर देंगे विराम जड़त्व और कुछ नहीं करेंगे। यहां गति के जगह खाली क्या कर देंगे? विराम। विराम जड़त्व किसे कहते हैं? तो लिखें किसी वस्तु की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह अपने विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहता है, वह अपने विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहता है, उसे विराम जड़त्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विराम जड़त्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विराम जड़त्व कहते हैं। क्लियर हुआ बाबू? बताओ जल्दी से। उसे क्या कहते हैं? विराम जड़त्व कहते हैं। बताइए, क्लियर हो गया? उसे क्या कहते हैं? विराम जड़त्व कहते हैं। तो यहां जड़त्व बाबू आप लोग को बता दिए, ठीक है ना। हाँ, विराम अवस्था में रहने की प्रवृत्ति। तो ध्यान रखिएगा, अगर गति में अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहना चाहता है। अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में ही रहना चाहता है, और अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? विराम जड़त्व। और ये सब नियम का खोज किसने किया है? किसने? गैलीलियो ने। अच्छा, इसके अलावा बाबू आप लोग को पता है दूरबीन का नाम सुने हैं? दूरबीन का खोज
किसने किया था? गैलीलियो ने ही ये गैलीलियो गैलीली नहीं किया, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दूरबीन का खोज किसने किया है? दूरबीन का खोज गैलीलियो गैलीली ने ही किया है। दूरबीन का खोज गैलीलियो गैलीली साहब ने ही किया है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। याद रहेगा बाबू, हाँ या ना? जल्दी से बताइए। दूरबीन का खोज गैलीलियो गैलीली साहब ने ही किया है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को क्या क्या पढ़ाए? आज हम आप लोगों को पढ़ाए बाबू गैलीलियो के बारे में, गैलीलियो के प्रयोग के बारे में, न्यूटन के पहला नियम के बारे में, जड़त्व के बारे में, गति जड़त्व के बारे में, विराम जड़त्व के बारे में। तो इतना हम आप लोगों को आज पढ़ाए हैं, आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और बाकी अब इसके आगे कुछ वैज्ञानिक कारण हैं जो कि हम लोग अगली क्लास में सुबह में देखेंगे, ठीक है। याद हो जाएगा ना? चलिए, तो इसको याद कर लीजिएगा। बाकी अगली क्लास में सुबह में हम लोग बाबू इसके आगे की चीजों को देखेंगे, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल क्लियर। चलो भाई, तीसरा जड़त्व नहीं पढ़ना है आप लोगों को, तीसरा जड़त्व आप लोगों को नहीं पढ़ना है, तो कल सुबह में हम आप लोग को पढ़ाएंगे, उसके लिए बाबू आप लोग तैयार रहिएगा। तो मिलते हैं कल सुबह वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।